छोड़ दो, मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दो। नहीं, पहले तुझे हमारी बात माननी ही होगी। बता बता तू हमारी बात मानेगी या नहीं? अरे अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए, कितनी बेशर्म है आप। आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही है। आप अपनी आंखों के सामने रिश्तों को शर्मसार कर रही हैं। बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे बेशर्म बोल रही है। याद रखना, मैं इस घर की मालकिन हूँ। चाहूँ तो 1 मिनट में तेरी खाल उतरवा सकती हूँ। मुंह तोड़ दो माँ, मुंह तोड़ दो इसका। इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरी माँ को उल्टी सीधी बात बोल रही है। आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। अपने इस नामर्द बेटे की शादी आप लोगों ने मुझसे करवाई है और अब आप मुझसे चाहते हैं कि मैं रिश्तों का लिहाज भूलकर, छी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। तुम सीधी तरह से बताओ कि तुम हमारी बात मानोगे या नहीं? छी, कैसी औरत है आप जो आप अपने ही पति को अपनी देवरानी के कमरे में भेज रही है। छी, मुझे तो शर्म आ रही है यह कहते हुए कि आप मेरी जेठानी है और आप एक औरत हैं। तुझे लेक्चर देने के लिए किसने कहा है? तू अपनी चुचपड़ बंद कर और जो हम बोलते हैं चुपचाप मान ले, नहीं तो तेरा वो हसर करेंगे ना जिसके बारे में तू सोच भी नहीं सकती। और वहाँ गांव में बैठे तेरे गरीब चाचा चाची और तेरी विधवा माँ, उसे भनक भी नहीं लगेगी। या हम 1 मिनट में चाहे तो पूरे गांव के सामने तुम्हारे खानदान की इज्जत नीलाम कर सकते हैं। छोड़ दो प्लीज, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तुम्हें इसलिए छोड़ दे कि तुम जाकर सबको बता दो यह बात कि हमारे घर में क्या चल रहा है। नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। बस आप लोग मुझे छोड़ दीजिए। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। अरे कैसा यकीन कर ले हम तेरा? आज तक हमारे घर का यह राज किसी को मालूम नहीं चला। तुम बाहर वाली एक पहली हो जिसे हमारे घर के राज के बारे में पता चला है। और हम ऐसी ही तुम्हारी बातों में आकर तुम्हें छोड़ दें ताकि तुम हमारे परिवार की इज्जत नीलाम कर दो? मेरा यकीन करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। देखो रीना, चाहे तुम कितना ही रो, कितना ही चीखे चिल्लाओ, हमारे ऊपर ना तुम्हारे चीखने चिल्लाने या आंसुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए तुम चुपचाप हमारी बात मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अब रीना पूरी तरह से हार चुकी थी क्योंकि रीना के रोने चीखने चिल्लाने का रीना के ससुराल वालों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। रीना को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो करे क्या। रीना ने कुछ सोचते हुए अपने ससुराल वालों से कहा कि उसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। ठीक है, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है, बस मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दे दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। बस आप लोग थोड़ा समय दे दीजिए मुझे। विकास, छोड़ दे इसका हाथ। लेकिन मम्मी जी, हम कैसे भरोसा कर ले इस लड़की पर जो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी? बहुत तो अच्छा हुआ कि सही समय में विकास ने इसे धर दबोचा, नहीं तो यह जाकर बाहर सब कुछ सत्यानाश कर देती। अरे बहू, मैं कहती हूँ ना, एक मौका दो इसे, इसका हाथ छोड़ दो विकास, और घर में इतना तगड़ा पहरा रख दो कि वह किसी भी तरह से घर से बाहर कदम न निकाल सके। और हमारे घर में जितने भी काम करने वाले हैं सबको यह चेतावनी दे दो कि कोई भी छोटी बहू से बात नहीं करेगा। अगर किसी भी काम करने वाले को छोटी बहू से बात करते देखा गया तो उसे बहुत तगड़ा दंड दिया जाएगा और साथ में उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। ठीक है माँ, सुबह होते ही मैं सबको समझा दूंगा। कान खोलकर सुन लो हमारी बात, हमने तुम्हें पहला और आखिरी मौका दिया है। अगर तुमने कोई गड़बड़ की या कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की ना तो हमसे बुरा कोई ना होगा। अगर तुम हमारे हाथ से निकलने की कोशिश की ना तो तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं रहेगा। हम तो तुम्हारे गांव जाकर तुम्हारे चाचा चाची और तुम्हारी माँ की इज्जत नीलाम करवा देंगे। कह देंगे कि तुम 1 नंबर की चरित्रहीन स्त्री थी जो हमारे बड़े बेटे पर डोरा डाल रही थी। और जब हमने तुम्हें समझाया तो तुम हमारे घर से भाग गई और मरने की कोशिश भी की ना, तब भी कह देंगे कि तुम शर्म से जाकर कहीं कुएं बावली में कूदकर मर गई। इसीलिए सोच लेना, ना तुम यहाँ अपनी मर्जी से जी सकती हो और ना ही अपनी मर्जी से मर सकती हो। याद रखना हमारी बात। ठीक है, मैं आप लोगों की बात याद रखूंगी। जाओ अपने कमरे में जाओ। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, ये क्या किया? मुझे इस लड़की पर रति पर भी भरोसा नहीं है। हाँ माँ, मुझे भी भरोसा नहीं है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? देखो, जोर जबरदस्ती करने का कोई परिणाम ना होगा, इसीलिए हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है सिवा इसे सीधी तरह से हमारी बात मनवाने का। बस तुम लोग इस बात का ध्यान रखना कि यह घर से भागने न पाए और इसे समय समय पर बस इसके चाचा चाची और माँ की इज्जत की दुहाई देते रहना, क्योंकि जिस जोर जबरदस्ती से इस लड़की के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन जब हम इसके चाचा चाची और इसकी माँ की इज्जत की बात करेंगे ना तो यह लड़की टूट जाएगी और हम जो बोलेंगे यह वही करेगी। इसीलिए तुम लोग इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है माँ। और मैं कहाँ जाऊँ माँ? मेरे सिर में आकर बैठ जा, निकम्मा नालायक कहीं का। माँ, गुस्सा क्यों कर रही हो छोटे पर? गुस्सा ना करूँ तो इसकी आरती उतारूं क्या? अरे तुझे भी मैंने कितनी बार समझाया कि तू मधु को तलाक दे दे और कर ले किसी और लड़की से शादी और दे दे इस परिवार को वारिस, लेकिन तू तो बस मधु के गुण गा रहा है। ना जाने इस मधु ने तुझ पर कौन सा जादू चला दिया है। यह सब ना मधु और विकी के कारण तमाशा हो रहा है। अगर तू मेरी बात मानकर मधु को तलाक दे दिया होता
और दूसरी शादी कर लिया होता तो इस घर को वारिस मिल गया होता। तब मुझे अपने अपने इस बेवकूफ लड़के की शादी करने की जरूरत न पड़ती और ना ही इतना तमाशा होता तब। ओह मम्मी जी, अब आप इन पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? यह सब तुम्हारा ही तो प्लान है। देख लो, अगर तुम्हारे इस प्लान के चक्कर में मेरे घर की इज्जत की धज्जियां उड़ी ना, तो मैं तुम लोगों को सारी जायदाद से बेदखल कर दूंगी। ठीक है माँ, जो भी बात होगी अब सुबह होगी। अब बहुत नींद आ रही है मुझे, मैं सोने जा रहा हूँ। तू अपने कमरे में नहीं जाएगा, आज के बाद तू मेरे कमरे में सोएगा, समझा ना? ठीक है माँ। देख लो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे लिए मुझे माँ से कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। तो क्या मैं आपसे प्यार नहीं करती? मैं भी तो सोचिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रही हूँ, जो अपने पति को बांट रही हूँ अपनी देवरानी के साथ। एक औरत सब कुछ बांट सकती है लेकिन अपने पति को नहीं बांट सकती। फिर भी मेरा कलेजा देखिए, आपको खो देने की डर की वजह से मैं आपको बांट रही हूँ। मधु, मुझे तो कभी कभी बहुत डर लगता है, अगर हमारे घर की पोल पट्टी सब लोगों के सामने खुल गई ना, तो सच में माँ तो जीते जी मर जाएगी और मैं भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अरे नकारात्मक बात मत कीजिए ना, मैं धीरे धीरे इस रीना को समझा ही लूंगी। ठीक है, अब चलिए चलकर कमरे में आराम कीजिए, क्योंकि मुझे भी बहुत नींद आ रही है। हे भगवान, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो पहले ही शक था। मैंने चाचा चाची से कई बार कहा कि ये इतने बड़े लोग हम जैसे मामूली लोगों के साथ रिश्ता क्यों जोड़ रहे हैं, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी और सबने मिलकर मुझे इस दलदल में ढकेल दिया। अब मैं क्या करूं? कैसे यहाँ से बाहर जाऊं? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन लोगों के गंदे खेल में शामिल नहीं होंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। लेकिन इन लोगों ने तो मुझे धमकी दे रखी है कि अगर मैंने भी कुछ भी किया तो यह लोग मेरे चाचा चाची और माँ की इज्जत नीलाम कर देंगे। लेकिन मैं क्या करूं? अपने चाचा चाची और माँ की इज्जत बचाने के लिए खुशी खुशी अपनी इज्जत नीलाम कर दूं, अपना सर्वस्व निछावर कर दूं इन लोगों पर। उस नामर्द आदमी को मैं सबके सामने मर्द बता दूं और उसके भाई के साथ छी छी छी। लेकिन मुझे समझ में आ गया है कि यह लोग सीधी तरह से मेरी बात कभी नहीं सुनने वाले हैं। मुझे कुछ न कुछ तो ऐसा करना ही होगा जिससे मैं यहाँ से आसानी से निकल कर जा सकूं। जैसे इन लोगों ने मेरा विश्वास जीता और विश्वास जीत कर मेरे साथ यह सब करने की कोशिश की ना, उसी तरह मैं भी इन लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करूंगी और जैसे ही विश्वास जीत लूंगी तो मैं यहाँ से अपने घर चली जाऊंगी और वहाँ सबको बता दूंगी इन लोगों की हकीकत। अब रीना ने भी अपनी चाल चलना शुरू कर चुकी थी। वह भी धीरे धीरे घर में सबका विश्वास जीतने की कोशिश कर रही थी कि वह भी इन लोगों के प्लान में शामिल है, लेकिन उसे थोड़ा समय चाहिए। उधर रीना की माँ रीना को बहुत याद कर रही थी, क्योंकि रीना और विक्की की शादी को 8 महीने हो चुके थे। 8 महीनों में एक बार भी रीना अपने मायके नहीं गई थी। पूरे 8 महीने हो गए रीना की शादी को, लेकिन एक बार भी वो अपने मायके नहीं आई। क्या उसे हम लोगों की याद नहीं आती? भाभी, क्या हुआ? देवर जी, रीना की बहुत याद आ रही है। हाँ भाभी, रीना की याद तो सच में मुझे भी बहुत दिनों से आ रही है। मैं सोच ही रहा था कि मैं 1-2 दिनों के लिए छुट्टी लेता हूँ और शहर जाता हूँ और रीना बिटिया को लेवा कर ले आता हूँ। हाँ देवर जी, 2-4 दिनों के लिए तो ले ही आइए। सच में उसकी बहुत याद आ रही है मुझे। देखा जी, शादी नहीं करती करके कितना तूफान मचाई थी उसने, और अब इतना बड़ा ससुराल पाकर, इतना बड़ा राजपाट पाकर वो अपने मायके वालों को भूल गई। तभी तो एक बार भी मायके आने के बारे में नहीं सोचती है। क्या इतने बड़े परिवार में मोबाइल फोन नहीं है जो एक बार भी फोन नहीं लगाती है वो? अनुपमा, ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे यह तो खुशी की बात है ना कि वह अपने ससुराल वालों के साथ रच बस गई है। और रही बात फोन की, तो वो हफ्ते में एक बार फोन तो लगाती है ना। अब बार बार यही फोन लगाती रहेगी तो अपने ससुराल की जिम्मेदारियां कब उठाएगी वो? मैं तो जब भी बोलती हूँ आप लोगों को गलत ही लगता है, इसलिए तो मैं बोलती नहीं हूँ। अब छोटी छोटी बातों में तमाशा करना बंद करो। मैंने सोच लिया ना कि मैं 1-2 दिनों में जाऊंगा अपनी बिटिया के घर और उसे लेवा कर ले आऊंगा। भाभी, मैं कल ही रीना को लेने जा रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है देवर जी। इस तरह रीना के चाचा जी रीना को लेने रीना के ससुराल पहुँचते हैं, तो रीना के ससुराल वाले रीना के चाचा का बहुत ही अच्छे से सुस्वागत करते हैं। अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो कुछ दिनों के लिए मैं रीना को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। चाचा जी, ऐसे तो कोई मनाही नहीं है, कभी भी आ जा सकते हैं यहाँ की बहुएं। लेकिन वो क्या है ना कि रीना के बिना अब मेरा कहीं मन नहीं लगता है और घर में सब लोग पूरे समय बस रीना रीना ही करते रहते हैं। तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ, कुछ दिन आप रीना को मत लेकर जाइए। जब मैं अपने मायके चली जाऊंगी तब मैं रीना को भी उसके मायके छुड़वा दूंगी। अरे रीना, अरे कहाँ रह गई तुम? आओ ना, देखो तुम्हारे चाचा जी आए हैं। रुकिए, मैं उसे बुला कर ले आती हूँ, वो शायद अपने कमरे में है, वहाँ तक आवाज नहीं जा रही होगी। चाचा जी, सच में रीना बहुत ही अच्छी है। इतनी जल्दी रीना ने सबके दिलों में राज करना शुरू कर दिया है। रीना के बिना तो जैसे यह घर बिल्कुल काटने को दौड़ता है। वह कभी कभी मूवी देखने चली जाती है तो मैं उसके बिना इस घर में रह नहीं पाती हूँ। चाचा जी, कैसे हैं आप? हाँ मेरी बिटिया, मैं तो ठीक हूँ, तू बता, तू कैसी है? कैसी रहेंगी चाचा जी, सब लोग इसे इतना प्यार करते हैं यहाँ कि इसके पास तो शब्द ही नहीं होगा बताने को कि ये कैसी है यहाँ पर। क्यों रीना, सही कहा ना मैंने? हाँ दीदी, सच में चाचा जी, यहाँ सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
बेटा वैसे तो मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए लेने आया था, लेकिन यहाँ तुम्हारे ससुराल वाले कह रहे हैं कि उन्हें तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता, तो बस मैं तुम्हें देखकर ही चले जाता हूँ। और अगली बार मैं तुम्हारी चाची और तुम्हारी मम्मी को भी ले आऊंगा, तो वह लोग भी तुमसे आकर मिल लेंगे। दीदी प्लीज 1-2 दिनों के लिए जाने दीजिए ना। रीना कैसी बात कर रही हो? अभी कुछ दिनों के बाद तो मैं भी मायके जाने वाली हूँ ना, तब तुम चले जाना प्लीज बहन, तुम्हारे बिना यहाँ मेरा मन नहीं लगेगा। हाँ बेटा, रीना को नहीं लेकर जा रहा हूँ मैं। यह तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मेरी बिटिया यहाँ सबके दिलों पर राज कर रही है। उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है बेटा। और जब रीना की मम्मी को या चाची को रीना की याद आएगी तो मैं उन्हें मिलवाने ले आऊंगा। अपनी बिटिया को इतनी खुश देखकर मुझे तसल्ली हो गई है। अब मैं खुशी खुशी वापस जाना चाहता हूँ और जल्द ही मैं रीना की चाची और मम्मी के साथ लौटूंगा। अरे ऐसे कैसे खाली हाथ चले जाएंगे आप? रुकिए रुकिए, मैं भी उपहार लेकर आती हूँ आंटी जी के लिए और चाची जी के लिए। अरे लेकिन मैं उपहार लेने गई और इसने अपने चाचा को सब कुछ बता दिया तो? नहीं, पहले मैं यहाँ मम्मी जी को बुला देती हूँ, उसके बाद उपहार लेकर आती हूँ। क्या हुआ दीदी, आप उपहार लेने जा रही थी ना? हाँ रीना, लेकिन मुझे याद आया कि उपहार तो शायद मैंने मम्मी जी को दे रखा है। मम्मी जी भी आती होंगी, उसके बाद मैं उपहार ले लूंगी उनसे। मम्मी जी क्या हुआ बहू? वो मम्मी जी, वो उपहार कहाँ रखे हुए हैं? कौन से उपहार? अच्छा मुझे याद आया, शायद वो मेरे कमरे में ही रखे हैं। आप यहीं बैठिए, मैं उपहार लेकर आती हूँ। और बताइए, सब बढ़िया है घर में? जी माँ जी, सब बढ़िया है। ये लीजिए चाचा जी, इसमें कुछ उपहार हैं, आप चाची जी और मम्मी जी को दे दीजिएगा। जी अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं जल्द ही अपनी श्रीमती और अपनी भाभी के साथ लौटूंगा। रीना के चाचा जी रीना को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और यह बात जानकर उन्हें दुगनी खुशी होती है कि उनकी भतीजी ससुराल में सबके दिलों पर राज कर रही है। वह खुशी खुशी उपहार लेकर वापस गांव लौट जाते हैं। रीना कमरे में जाकर फुट फुट कर रोती है कि उसके चाचा जी तो आए, लेकिन वह अपनी स्थिति के बारे में उन्हें बता नहीं पाई। बाप रे, रीना के ससुराल वालों ने इतने महंगे उपहार भिजवाए हैं। हाँ अनुपमा, रीना वहाँ बहुत खुश है। उसके ससुराल वाले तो उससे इतना प्यार करते हैं कि कहते हैं कि उसके बिना वालों को एक दिन भी नहीं रह सकते। पता है भाभी, हमारी रीना सोने चांदी से लदी थी। मैं तो उसे पहली नजर में पहचान ही नहीं पाया कि वह हमारी रीना है। हे भगवान, मेरी बिटिया को हमेशा ऐसे ही खुश रखना। लेकिन देवर जी, अगर वो 1-2 दिनों के लिए आ जाती तो अच्छा होता। अरे भाभी, जब उसके ससुराल वाले उससे इतना प्यार करते हैं तो मैं तो कहता हूँ कि हम ही लोग उससे जाके मिल आएंगे। उसे नहीं भेजना चाहते तो कोई बात नहीं, यह तो हमारे लिए खुशी की बात है कि वह लोग हमारी बिटिया से इतना प्यार करते हैं। मैंने उन लोगों से कह दिया है कि 2-4 महीनों में मैं आप लोगों को वहाँ रीना से मिलाने ले आऊंगा। उन लोगों ने भी खुशी खुशी हाँ कहा है। ठीक है देवर जी, अगली बार हम भी चलेंगे आपके साथ। ठीक है भाभी, ये सारे सामान उठा के रख दीजिए। मैं न कहती थी कि उसके चाचा उसकी भलाई ही सोच रहे हैं, लेकिन वह तो अपने चाचा को अपना दुश्मन मान बैठी थी। अब देखो कैसे राज कर रही है, सोने चांदी में खेल रही है। जी ये सब उठाकर मैं रख देती हूँ अपने कमरे में। आखिर मैं भी तो उसकी चाची हूँ, तो इन उपहारों पर मेरा भी तो अधिकार है। हाँ अनुपमा, ये सारे उपहार तुम ही रख लो, मुझे क्या जरूरत है इन उपहारों की। ठीक है जीजी, लेकिन किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। ठीक है अनुपमा। यह ईश्वर आपका लाख लाख शुक्र है, बस मेरी बच्ची हमेशा उस घर में खुश रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई भी प्रकार के उपहार की जरूरत नहीं है। कितना मना कर रही थी वह शादी के लिए, वह तो अच्छा हुआ कि उसके चाचा ने उसे मना लिया, नहीं तो मैं भी उसका रोना धोना देखकर भावुक हो रही थी। सुनिए विकास जी, यह तो अभी तक सोच ही रही है, कोई जवाब ही नहीं दे रही है। धीरे धीरे 2 हफ्ते हो गए। हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। अब हमें ना कोई और रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन कौन सा रास्ता निकाले? विकी, तुमने पूछा रीना का क्या इरादा है? भाभी, वह तो मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती है। जब भी कुछ पूछता हूँ तो वह मुझे उल्टा सीधा सुनाती है, इसलिए मैंने उससे बात करना ही बंद कर दिया है। अब आपको जो पूछना है आप खुद ही पूछ लो। अरे नालायक बेवकूफ, तो वो तेरी पत्नी है, तुझे जोर देकर पूछना चाहिए ना। तू तो बस जा अपना काम कर। ठीक है भाभी, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। जा तू, जो भी करना है अब मैं और विकास ही देख लेंगे। सुनिए जी, ये विकी से ना कुछ नहीं हो सकता, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि माँ जी का इरादा बदल जाए और वो मुझे ही घर से निकाल दे। मैं इस घर से नहीं जाना चाहती हूँ। अरे मधु, तो मैं कौन सी दूसरी शादी कर लूंगा? मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना। सुनिए जी, बहुत हो गया सीधे तरीके से काम, अब ना उंगली टेढ़ी करनी चाहिए हमें। लेकिन कैसे? कैसे क्या? जोर जबरदस्ती से, और क्या। बस एक ही बार की तो दिक्कत है, एक बार वो तुम्हारे साथ एक हो गई ना तो दूसरी बार हमें तेरे पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे। उसके बाद तो खुद ही अपनी मर्जी से तैयार हो जाएगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ऐसे ही कर लेते हैं। लेकिन माँ जी कहती है कि हम जोर जबरदस्ती ना करें, उसे सोचने का समय दे। इसीलिए ना कल मैं माँ जी को लेकर कहीं चली जाती हूँ और तुम रीना के साथ ही घर में रहोगे, तब तुम ये सारे काम को अंजाम दे देना। ठीक है, ऐसा ही करो। हे भगवान, मैं क्या करूँ? इतने दिनों तक तो मैंने इन लोगों को रोक लिया, लेकिन अब आगे कैसे रोकूं मैं? मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे मैं इन लोगों की चंगुल से छूट पाऊं। रीना, क्या सोचा तुमने? जी मम्मी जी,
बस कुछ दिन और रुक जाइए। मैं अपने आप को मजबूत कर रही हूँ। सुनो, मैं और तुम्हारी जेठानी मार्केट जा रहे हैं। तुम्हें कोई सामान की जरूरत है? नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है। जैसा मुझे मधु ने कहा है, अब मुझे वैसा ही करना चाहिए। लगता है रीना रसोई में है। मैं पहले से जाकर उसके कमरे में छुप जाता हूँ। रीना के आने के पहले मैं कमरे में छुप जाता हूँ। क्या करूँ, इस घर में तो इतने पहरे हैं। मैं कैसे इस घर से बाहर जाऊँ? जाना तो आसान है, चाहूँ तो इस घर से मैं तुरंत भाग सकती हूँ, लेकिन इन लोगों ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं घर से जाऊंगी तो ये मेरे चाचा चाची और माँ की इज्जत नीलाम कर देंगे। कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। आज नहीं छोड़ूंगा। आज तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। बहुत देख लिया, तुम्हारी मर्जी का इंतजार कर लिया, लेकिन अब नहीं। अब हम जो करना चाहते हैं वो तो हम करके रहेंगे और तुम कुछ नहीं कर सकती। छोड़ो छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे। विकास पूरी तरह से हैवान बन चुका था। रीना के चीखने चिल्लाने का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। रीना पूरी तरह से बेबस सी हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था वह कैसे अपने आप को उस हैवान से बचाए। तभी रीना के हाथ में पानी से भरा कांच का गिलास लगता है। रीना कांच के गिलास को उठा के विकास के सर में जोर से मारती है, जिससे विकास के सिर में एक जोरदार चोट लगती है, जिससे विकास खूना खून हो जाता है और वह अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। और इधर रीना अपने आप को बचाते हुए घर से भाग निकलती है। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। मेरा सिर। इधर विकास खूना खून होकर कांपते रहता है और उधर रीना घर से भाग निकलती है। हे भगवान, मैं घर से भाग तो आई हूँ, लेकिन इस अनजान शहर में कहाँ जाऊँ मैं? रीना घर से भाग तो निकलती है, लेकिन रीना के लिए यह शहर अनजान था, क्योंकि शादी के बाद से वह आज तक घर से बाहर निकली ही नहीं थी। वह इधर उधर सड़कों में भटकती रहती है। तभी उस पर अचानक सुरेश की नजर पड़ती है। वह उसे इस तरह से भटकता देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और सुरेश रीना के पास आता है। हे भगवान, इस अनजान शहर में मैं कहाँ जाऊँ? किससे मदद मांगूं? अरे ये तो रीना है, लेकिन रीना यहाँ कैसे? वह भी ऐसी हालत में? रीना तुम यहाँ कैसे? और ऐसी हालत में? सुरेश तुम? हाँ रीना, क्या हुआ तुम्हारे साथ? बेचारी रीना सुरेश को देखकर भावुक हो जाती है और उसे ऐसा लगा जैसे उसको कोई अपना मिल गया। वह तुरंत ही सुरेश के गले लग जाती है और फुट फुट कर रोती है। असल में सुरेश इसी शहर में नौकरी करता था जिस शहर में रीना का ससुराल था, लेकिन सुरेश को इस बारे में पता नहीं था। सुरेश एक छोटे से किराए के मकान में रहता था। सुरेश रीना को अपने किराए के मकान में लेकर जाता है, लेकिन उधर रीना के ससुराल में जब रीना की सास और जेठानी मार्केट से लौट कर आती है तो वह खून से लथपथ विकास की हालत देखकर बहुत घबरा जाती है और तुरंत ही विकास को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अपने पति की ऐसी हालत देखकर रीना की जेठानी के गुस्से का ठिकाना न था। उसने तुरंत ही रीना के चाचा को फोन कर दिया और उनसे कह दिया कि रीना अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है। रीना, मुझे तो यह भी बात पता नहीं थी कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, क्योंकि गांव से लगभग मेरे सारे कांटेक्ट खत्म हो गए थे, क्योंकि मैं यह प्रण कर निकला था जब तक मैं ढेर सारे रुपए न कमा लूं, अपना मकान न बना लूं, तब तक गांव नहीं लौटूंगा। और मैंने गांव में किसी से बातचीत भी नहीं की जिससे मुझे पता चल सके कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। और मुझे सारिका ने भी नहीं बताया। सारिका से 2-4 बार मेरी बात हुई थी। सुरेश मेरी मदद करो, बस मुझे कैसे भी गाँव पहुँचा दो। मैं अपनी माँ और चाचा चाची के पास जाना चाहती हूँ सुरेश, और उन्हें जाकर सारी बात बताना चाहती हूँ। मैं तो कहता हूँ रीना, पहले तुम्हें यहीं के एक पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, उसके बाद ही गांव लौटने के बारे में सोचना चाहिए। नहीं सुरेश, पहले मैं गांव जाना चाहती हूँ। मैं पहले अपने परिवार वालों से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, कल सुबह ही मैं तुम्हें गांव ले चलूंगा। नहीं सुरेश, मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती। तुम मुझे अभी मेरे गाँव ले चलो। रीना की जिद करने पर शाम को ही सुरेश रीना को अपनी बाइक में बिठाकर गांव के लिए निकल जाता है और वह करीब आधी रात को रीना के घर पहुंचता है। लेकिन तब तक रीना के घर में यह खबर फैल चुकी थी कि रीना किसी के साथ भाग चुकी है। रीना के चाचा चाची और रीना की माँ गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। जीजी, ये देख लो, इनकी बेटी हमारी नाक कटाकर अपने आशिक के साथ भाग गई ससुराल से और ये चैन से सो रही है। जीजी उठो जीजी। क्या हो गया अनुपमा? आधी रात को तू मेरे कमरे में आकर शोर क्यों मचा रही है? अभी तो मैं शोर मचा रही हूँ, कल सारा गांव शोर मचाएगा। आइए जी, अंदर आ जाइए। भाभी, रीना ने ठीक नहीं किया। क्या किया है देवर जी? रीना के ससुराल से फोन आया था कि वह किसी लड़के के साथ वहाँ से भाग गई है। क्या? ये क्या कह रहे हैं देवर जी आप? ऐसा नहीं हो सकता। हमारी रीना ऐसा नहीं कर सकती। आप तो माँ है ना, आप ऐसा ही कहेंगी। सच्चाई क्यों नहीं जानती हैं कि वह तो पहले से उस लफंगे सुरेश को चाहती थी ना, वह उसी के साथ भाग गई होगी। वैसे भी मैंने सुना है कि सुरेश उसी शहर में नौकरी करता है। भाभी, इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अरे उसके ससुराल
ससुराल वालों ने उसे कितना प्यार दिया और उसने क्या किया उन लोगों के साथ। उसने दोनों परिवार की इज्जत के बारे में नहीं सोचा। देवर जी मुझे यकीन नहीं हो रहा है, रीना ऐसा नहीं कर सकती हमारे साथ। लेकिन ऐसा हो चुका है भाभी, हो चुका है ऐसा। रीना के ससुराल वाले ने मुझे धमकी दी है कि वह हमारे खिलाफ मानहानि का केस ठोकेंगे, क्योंकि हमारी बेटी की वजह से उनकी इज्जत नीलाम हो रही है। उधर रीना सुरेश के साथ मोटरसाइकिल में गांव में दाखिल होती है। गांव के कुछ लोग सुरेश और रीना को एक साथ देखते हैं। अरे देखिए तो जी, ये वो देवेंद्र की भतीजी है ना। ये आधी रात को इस लड़के के साथ क्या कर रही है? इसकी तो शादी हो गई है ना। हाँ हो तो गई है, लेकिन ये लड़का भी जाना पहचाना लग रहा है मुझे। ये वो सुरेश है ना। बाप रे, घोर कलयुग है। बताओ, शादीशुदा लड़की किसी अनजान लड़के के साथ ऐसी आधी रात को घूम रही है। यह तो बहुत ही बदनामी का विषय है। मैं कल ही देवेंद्र से इस बारे में बात करूंगा। हाँ जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का नंगा नाच देखकर तो हमारी बहू बेटियां भी बिगड़ेंगी। गांव के लोग बिना रीना से कोई सच्चाई जाने रीना के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। बेचारी सुरेश की मदद से अपने घर तक पहुंच गई थी, लेकिन जैसे ही वह घर के दरवाजे में पहुंचती है तो उसके चाचा तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं। दूर हो जा मेरी नजरों से, नहीं तो आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चाचा मेरी बात तो सुनिए चाचा। तुझे इतना अच्छा घर परिवार मिला, कितने धूमधाम से हमने तेरी शादी की, वहाँ रानियों की तरह बनकर रह रही थी तू, और तुझे ये फालतू निकम्मा आवारा लड़का पसंद आया, जिसकी वजह से तूने हमारी नाक कटवा दी और इसके साथ भाग गई अपने ससुराल से। कहता हूँ चली जा यहाँ से, नहीं तो सच में मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरे जाती क्यों नहीं कलमुही? अच्छा हुआ कि बड़े भाई साहब इस दुनिया में नहीं है, नहीं तो तेरी ये करतूत देखकर वह तो जीते जी मर जाते। जा, क्यों आई है तू यहाँ? हम सब मर गए हैं तेरे लिए। माँ एक बार मेरी बात सुनिए, मैं आपके हाथ पैर जोड़ती हूँ, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, फिर चाहे तो आप मेरी जान ले लीजिए। अरे बेशरम, लानत है तुझ जैसी लड़की पर। अरे जीजी, इसे तो जन्म देते ही ना आप इसका गला दबाकर मार देते, तो आज आपको यह दिन देखने न पड़ते। चाचा जी, एक बार बस इसकी बात सुन लीजिए, फिर चाहे आप मुझे भी जो सजा देना चाहे ना दे दीजिएगा। भाई साहब, मैं चाहती हूँ कि एक बार आप इसकी बात सुन लीजिए, हो सकता है ये कुछ हमें बताना चाह रही हो। हाँ माँ, मैं अपनी आप बीती बताना चाहती हूँ। जो आप लोगों ने देखा वो सब सच नहीं था माँ। क्या सच नहीं था? सब कुछ देखा है मैंने। तेरे ससुराल वाले तुझे कितना प्यार करते थे। नहीं चाचा, वो सब दिखावा था। उन लोगों ने हमारी गरीबी का फायदा उठाया और उन लोगों ने अपने गलत मंसूबे को पूरा करने के लिए मुझे उस घर की दुल्हन बनाया। अच्छा, नई कहानी बनाकर आई है तू यहाँ? नहीं चाची, एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर चाहे आप लोग मुझे जान से मार दो। इस तरह बेचारी रीना अपने चाचा चाची और माँ के सामने खूब गिड़गिड़ाती है, मिन्नतें करती है, तब जाके उसके चाचा उसकी बात सुनने को तैयार होते हैं। बताओ क्या कहना चाहती हो तुम? अगर तुमने झूठ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हाँ चाचा, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी। इस तरह रीना ने अपनी आप बीती अपने चाचा चाची और माँ को सुनाई। यह सब सुनकर सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हाँ चाचा, मैं अपने आप को बचाते हुए उस घर से भाग निकली और शहर की सड़कों पर भटकने लगी। तभी मुझे रास्ते में सुरेश मिला और सुरेश ने मेरी मदद की और मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ चाचा। क्या उन नीच घटिया लोगों ने तेरे साथ ये सब किया बेटा? सुनिए जी, इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए आप। क्या पता ये हमें कहानी ही सुना रही होगी और इसे रास्ते में सुरेश ही क्यों मिला, कोई और क्यों नहीं मिला। नहीं चाची, मेरा यकीन कीजिए। बस करो अनुपमा, मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही है। मैं अपनी बेटी को अच्छे तरीके से जानती हूँ। हाँ जीजी, आप तो अपनी बेटी के पक्ष लेंगे, आपको आपकी बेटी के कारनामे नहीं दिख रहे हैं। अनुपमा शांत रहो, मुझे भी रीना की बातों पर भरोसा हो रहा है। अगर तेरी बात सच निकली ना बेटा, तो मैं उन नीच लोगों को छोड़ूंगा नहीं, एक एक को जान से मार दूंगा। नहीं चाचा, वह लोग अपने रुपयों का घमंड दिखा रहे हैं, कहते हैं कि वह पुलिस थाने को भी खरीद लेंगे। अरे ऐसे कैसे खरीद लेंगे? मैं एक अंकल को जानता हूँ जो पुलिस में है, जिनके यहाँ मैं किराए से रहता हूँ। हम उनके पास रिपोर्ट करेंगे उन लोगों की, और उनसे यह भी कहेंगे कि अगर हमारी बात पर भरोसा ना हो तो विकी का चेकअप करवा लो। ठीक है, सुबह होते ही हम रीना के ससुराल चलेंगे। भाई साहब, इस बार मैं भी जाना चाहूंगी। ठीक है भाभी, हम सब चलेंगे। इस तरह रीना के चाचा रीना की बातों पर भरोसा करते हैं और सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। सुबह होते ही वह लोग रीना के ससुराल जाते हैं। गलती हमारी ही है, हम अपनी हैसियत भूलकर तुम जैसे गरीब लोगों के साथ रिश्ता जोड़ने चले थे। तुम्हारी बेटी चरित्रहीन है, वह मेरे पति के ऊपर डोरे डाल रही थी और इन्होंने जब नानुकुर किया तो वह इनके ऊपर ही इल्जाम लगाकर अपने आशिक के साथ भाग गई। झूठी मक्कार मेरी बेटी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। सुरेश रीना को बुला कर लिया, और वैसे भी क्या सबूत है कि तुम्हारी बेटी सच बोल रही है? अरे तुम लोग इतने नीच घटिया लोग हो जिन्हें रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं है, और तुम लोग मेरी सीधी सादी बेटी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। अगर तुम लोगों के कारनामे सिद्ध हो गए ना तो याद रखना, एक एक के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शट अप! गरीब भिखारी लोग, अपनी हैसियत में रहो। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमारे सामने खड़े होकर हमें आंखें दिखा सको। क्या कर सकते हो, क्या बिगाड़ सकते हो तुम हमारा? कौन से थाने में कंप्लेन करोगे? करो, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, पुलिस थाने तुम्हारे बाप की है?
देखिए सर, मैं ये सब कुछ नहीं जानता, लेकिन बिना सबूत के कोई हम पर आरोप लगाए और आप उनकी बात मानकर हमें अरेस्ट कर ले, तो ये सब तो मैं पॉसिबल नहीं होने दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, ज्यादा फुदक मत। अभी चेकअप से सब कुछ पता चल जाएगा, कौन सच्चा है कौन झूठा। चेकअप? कैसा चेकअप? विक्की का चेकअप, क्योंकि तुम लोगों को सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी अपने गलत मंसूबे को पूरा करने के लिए तुमने एक गरीब सीधी सादी लड़की को बहू बनाकर इस घर में लाया और उससे अपनी मनमानी करवा रहे थे। मम्मी जी, अगर चेकअप हुआ ना तो देवर जी का भांडा फूट जाएगा। किसी भी तरह से ये चेकअप रुकवा लो आप और मामले को यही रफा दफा कर दो। मैं अपने बेटे का कोई चेकअप नहीं करवाऊंगी। आप कौन होते हो मेरे बेटे के चेकअप करवाने वाले? देखिए, आपकी बहू ने आपके बेटे के ऊपर यह इल्जाम लगाया है और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार यह चेकअप तो होना जरूरी ही है, तभी सब कुछ साफ साफ पता चलेगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। इंस्पेक्टर साहब, जो भी लेना देना है वह सौदा कर लीजिए और मामला यही रफा दफा कीजिए। अब तो बेटा तुझ पे डबल केस लगाऊंगा। तू एक पुलिस वाले को ऑन ड्यूटी रिश्वत देने की बात कर रहा है, अब तो लंबे से जाएगा बेटा तू। तुझे क्या लगा कि मैं बिकाऊ हूँ या तू मुझे रुपयों का लालच दिखाएगा तो मैं यह केस जाने दूंगा? बेटा, मैं तो इस केस के तह तक जाऊंगा और तुम लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप ये मामला यही रफा दफा कर दीजिए। हम अपनी गलती मानते हैं और आप चाहे तो हम जुर्माना भी देने को तैयार हैं, लेकिन देखिए ये चेकअप करके हमारे इज्जत की नीलाम मत कीजिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों को ऐसे ही जाने मत देना, नहीं तो इन लोगों ने आज मेरी बेटी रीना की जिंदगी खराब करने की कोशिश की है, कल या किसी और गरीब माँ बाप की बेटी की जिंदगी खराब करने की कोशिश करेंगे। हाँ, इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं। अभी तो मैं विक्की और उसके भाई को अरेस्ट करके लेकर जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी आप लोगों की भी बारी आएगी। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना आप। भाभी मुझे बचा लो भाभी, मैंने तो पहले ही कहा था मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन आपने ही जबरदस्ती मेरी शादी करवाई है। मुझे बचा लीजिए भाभी, मुझे जेल नहीं जाना है। सीधे तरीके से चलता है या बांध कर ले जाऊं तुझे? तुम लोगों ने जो किया है ना, उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी और ऐसी सजा मिलेगी कि दोबारा किसी सीधी सादी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के बारे में सोचोगे भी नहीं। तुम्हें क्या लगा कि तुम रुपए पैसे वाले हो तो अपने रुपयों की धौंस बचाकर बच जाओगी? चलो भाभी। मम्मी जी, अब हमारा क्या होगा? हमने क्या सोचा था और क्या हो गया? इस तरह रीना ने अपनी बहादुरी दिखाई और इन नीच घटिया लोगों को सजा दिलवाई। हमें माफ कर देना बेटा, बिना सच जाने हमने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं चाचा जी, मुझे तो इस बात की खुशी है कि रीना सही सलामत है, उसके साथ कुछ बुरा होते रह गया। ठीक है चाचा जी, अब मुझे इजाजत दीजिए। बेटा, आते जाते रहना, हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते। ठीक है चाचा जी। अनुपमा, जा सबके लिए खाना बनाओ। ठीक है जी। रीना बिटिया, तुम सुरेश को पसंद करती थी ना, हम चाहते हैं कि अब हम तुम्हारी शादी सुरेश से करवा दें। चाचा जी, अभी तो मैं इतना बड़ा दुख झेल कर आई हूँ, उस नर्क से निकल कर आई हूँ। अब शादी ब्याह के बारे में मैं फिलहाल तो नहीं सोचना चाहती हूँ। पहले मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं अब शादी ब्याह के बारे में सोचूंगी। अब रीना अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, उसके बाद ही वह शादी ब्याह के बंधनों में बंधना चाहती थी। रीना के सपनों को पूरा करने के लिए रीना के चाचा ने उसका पूरा साथ देने का वादा किया। अब रीना अपने सपनों को पूरा करने में लग जाती है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।